value of sine 45 1 by root 2 sine 60 root 3 by 2 sine 300. What will be the value of sine 300? How to calculate the value of sine 300? Hello students, this is Gunjal Soni. Welcomes you at Shri Mahavir International School online classes. 10th क्लास में अभी तक आप साइन 45, साइन 90 डिग्री तक की वैल्यूज़ कैलकुलेट कर चुके हैं, बट इस क्लास में हम ये देखने वाले हैं कि साइन 90 डिग्री से ज़्यादा अगर हमें एंगल की वैल्यू गिवन है तो उस कंडीशन में हम किस तरीके से इन एंगल्स की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे. ओके, सो द फर्स्ट टॉपिक जो हमारा 11th क्लास की फिजिक्स का रहेगा वो है मेज़रमेंट ऑफ एंगल. एंगल मेज़रमेंट के लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर दो वर्टिकल लाइंस कंसिडर कर रहे हैं. एक हॉरिजॉन्टल लाइन है एक्स डैश और यहाँ पर आपको कुछ एंगल्स असाइन कर देने हैं, जैसे कि यहाँ 0 डिग्री और यहाँ पर 180 डिग्री. ओके, इसी तरीके से वर्टिकल लाइन जो कि आपको वाई डैश गिवन है, इस पर आप एंगल असाइन करेंगे 90 डिग्री एंड 270 डिग्री. इस 0 डिग्री एंगल को हम यहाँ पर 360 डिग्री भी कह सकते हैं. ओके, तो यहाँ पर इस तरीके से 4 क्वाड्रेंट्स बन के तैयार होते हैं, जिनमें फर्स्ट क्वाड्रेंट जो आपका होगा उसमें सभी एंगल्स आपको पॉजिटिव लेकर के चलने हैं. ओके, साइन कोस टेन किसी भी एंगल की वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमेशा पॉजिटिव होती है. इसी तरीके से सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर सिर्फ साइन और इसका इन्वर्स कोसेक ही आपका पॉजिटिव होगा. ओके, थर्ड क्वाड्रेंट की अगर बात करें तो यहाँ पर टेन और इसका इन्वर्स कोट पॉजिटिव होगा एंड बिसाइड्स ऑफ दीज टू एंगल्स अदर एंगल्स विल बी नेगेटिव. फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका कोस एंड सेक पॉजिटिव रहेगा, बाकी एंगल्स आपके नेगेटिव रहेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इस क्वाड्रेंट्स की पिक्चर को समझना होगा ताकि हम एंगल्स को कैलकुलेट कर पाएंगे. इसी सीक्वेंस में आगे अगर अपन देखें तो यहाँ पर आपको एंगल कैलकुलेट करने के लिए पहले से कुछ रूल्स याद रखने होंगे और इसी सीक्वेंस में फर्स्ट रूल आपका है कि जब भी आप एंगल ऐड करते हैं, फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पर दिया गया है साइन 120 डिग्री. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, इस साइन 120 डिग्री एंगल को दो सब एंगल्स में डिवाइड करते हैं और इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं साइन 90 प्लस 30. ओके, इस तरीके से लिखने के टाइम पर ये क्लियर है कि आप 90 प्लस 30 कर रहे हो. तो जब भी हम यहाँ पर एंगल को ऐड करते हैं तो एंगल ऐड करने के लिए आपको क्वाड्रेंट्स में एंटी क्लॉकवाइज चलना होगा. तो फर्स्ट रूल जो हमारा है वो है कि जब भी हम एंगल ऐड करेंगे तो हम क्वाड्रेंट्स में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेंगे. और अगर आपको यहाँ पर एंगल सब्ट्रैक्ट करना है, फॉर एग्जांपल इसी 120 डिग्री को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं साइन 180 माइनस 60. ओके, तो इस केस में आपको यहाँ पर एंगल सब्ट्रैक्ट करना है, तो इस कंडीशन में आपको क्वाड्रेंट्स में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलना है. ओके, तो फर्स्ट रूल हमें याद रखना होगा कि जब भी हम एंगल्स ऐड करने वाले हैं तो हम चलना है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और जब भी एंगल सब्ट्रैक्ट करना है तो आपको चलना होगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. ओके, सो ये फर्स्ट रूल आपको याद रखना होगा. इसी सीक्वेंस में नेक्स्ट रूल जो हमारा है वो है एंगल चेंजेस ओनली एट वर्टिकल लाइंस. देखो यहाँ पर क्या होगा कि जैसे ही आप किसी भी पर्टिकुलर लाइन से आगे बढ़ते हैं, जैसे कि अभी हमने एग्जांपल लिया साइन 120 डिग्री, तो इस साइन 120 डिग्री को हमने ब्रेक किया यहाँ पर 90 प्लस 30 में. ओके, तो जैसे ही आप 90 प्लस करेंगे, देखो आप वर्टिकल लाइन जो है, क्योंकि हमने यहाँ पर ऑलरेडी एंगल असाइन किए थे 90 एंड 270. ओके, और यहाँ हमने हॉरिजॉन्टल लाइन पे जो एंगल्स असाइन किए थे वो था 0 और यहाँ था आपका 180. तो जब भी आप वर्टिकल लाइन से मूव करते हैं क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, तो आपको अपने एंगल को चेंज करना होता है. एंगल चेंज करने का रूल क्या है वो अभी हम नेक्स्ट सीक्वेंस में देखने वाले हैं, बट हमें अभी फ़िलहाल ये ध्यान रखना है कि जब भी हम वर्टिकल लाइन से मूव करेंगे ओनली उसी कंडीशन में एंगल चेंजेस होंगे. और अगर हम हॉरिजॉन्टल लाइन से क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं, फॉर एग्जांपल इसी 120 को यदि हम 180 माइनस 60 लिखते हैं,
इसका मतलब है कि हम हॉरिजॉन्टल लाइन से चलना स्टार्ट कर रहे हैं। 180 डिग्री के एंगल से हमने एंटी क्लॉकवाइज या फिर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाना है। उस केस में आपको अपने एंगल्स को चेंज करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। अब एंगल्स अगर चेंज होते हैं तो वो किस तरीके से चेंज होंगे, तो उसके लिए हमारे पास ये रूल्स आपको याद रखने हैं। एंगल चेंज का फर्स्ट रूल ये है कि साइन 90 प्लस अगर आप करते हो, जैसे कि आप वर्टिकल लाइन जो कि 90 डिग्री यहाँ पर असाइन किया हुआ है, इससे अगर हम यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं मतलब साइन 90 प्लस थीटा, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाने पर ही आपको अपना एंगल ऐड करना है। तो 90 प्लस थीटा का मतलब क्या हुआ कि आप 90 डिग्री से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं। इस लाइन से जब भी हम मूव करेंगे, चाहे वो एंटी क्लॉकवाइज हो या क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो, तो आपको अपना साइन एंगल चेंज करके किस में कर देना है, कोस थीटा में। साइन कन्वर्ट होगा कोस में और कोस कन्वर्ट होगा साइन के अंदर। इसी तरीके से हमारे पास कोसेक थीटा जो होगा वो सेक थीटा में चेंज हो जाएगा और टेन थीटा जो होगा वो कोट थीटा में चेंज हो जाएगा। साइन आपको किस तरीके से लेने हैं वो ऑलरेडी डायग्राम में रिप्रेजेंट किया हुआ है। सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कोसेक को पॉजिटिव रखना है, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन कोट को पॉजिटिव रखना है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस और सेक को पॉजिटिव रखना है। इन दोनों एंगल्स को छोड़ करके बाकी एंगल्स अगर आते हैं तो वो नेगेटिव में रहेंगे। ओके, तो एंगल्स चेंज किस तरीके से होंगे उसकी लिस्ट हमारे पास है। इस लिस्ट को आपको याद रखना होगा। साइन को कोस में और टेन को कोट में और कोसेक को सेक में हमें चेंज करना होगा। ये चेंजेस सिर्फ तभी होंगे जब हम वर्टिकल लाइन से मूव करते हैं। ओके, यहाँ सभी एंगल्स के अंदर आपको 90 प्लस थीटा दिया हुआ है और यहाँ सभी एंगल्स के अंदर आपको 90 माइनस थीटा दिया हुआ है। इट मीन्स ये क्लियर है कि सिर्फ 90 वाली जो लाइन है उसी से आगे बढ़ने पर या पीछे जाने पर आपको अपने एंगल्स को साइन को कोस में, कोस को साइन में इस तरीके से चेंज करना है। अगर आपके पास इस तरीके का कोई एंगल लिखा होता है कि साइन 180 माइनस थीटा, तो उस केस में आप साइन को कोस में चेंज नहीं करेंगे। साइन विल रिमेन इन साइन एंड कोस रिमेन एज कोस। ओके, सो ये कुछ रूल्स हैं हमारे पास, 3 रूल्स हो चुके हैं। इन तीनों रूल्स को याद में रखते हुए हम अब एक एग्जांपल लेकर चलते हैं कि किस तरीके से 90 डिग्री से ज़्यादा वाले एंगल्स की वैल्यू हम कैलकुलेट कर पाएंगे। तो इसी सीक्वेंस में हमें यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। ये गिवन है क्वेश्चन में आपको कि साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, ये हमें ऑलरेडी पता है, और कोस 30 की वैल्यू होती है √3/2। ओके, तो आपको यहाँ पर साइन 60 की वैल्यू, ये भी हम ऑलरेडी पता है कि √3/2 होती है। ओके, बट साइन 120 की वैल्यू, साइन 240, साइन 300 या साइन माइनस का 300, ये हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे ये अब देखते हुए चलते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर साइन 120 डिग्री ले रहे हैं। इस साइन 120 डिग्री को सबसे पहले आपको ब्रेक करना है। ब्रेक करने के 2 तरीके हो सकते हैं, या तो आप 90 प्लस 30 कर सकते हैं या फिर 180 माइनस 60 कर सकते हैं। तो इसे हमने ब्रेक किया और ये बन चुका है आपका साइन 90 प्लस 30। ब्रेक किस तरीके से करना है, इसका एक रूल आपको याद रखना है कि जो सेकंड सब एंगल होगा वो हमेशा 90 से कम रखना है, और जो फर्स्ट वाला आपका सब एंगल है इस एंगल को आपको या तो 0, 90, 180 या 270, जो हमने 4 लाइंस ड्रॉ की हुई हैं, 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस जो हमने ड्रॉ की हैं, वहाँ पर जो हमने एंगल्स असाइन किए थे, ये चारों एंगल्स में से ही कोई एक एंगल आपको फर्स्ट वाला एंगल चूज़ करना है, और सेकंड एंगल के लिए आपको जो एंगल लेकर चलना है वो 90 से हमेशा कम ही होना चाहिए। ओके, अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं, साइन 90 प्लस, इसका मतलब कि आप यहाँ पर सेकंड क्वाड्रेंट में आ चुके हैं, क्योंकि 90 डिग्री से प्लस करने का मतलब हुआ कि आप यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहे हैं, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जैसे ही हम मूव करते हैं तो हम आ जाते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में आपका साइन पॉजिटिव होता है, तो आपका आंसर पॉजिटिव में ही आएगा। ओके, पहला पॉइंट तो ये क्लियर हो गया कि इसका साइन क्या होने वाला है, तो आपका आंसर पॉजिटिव में आएगा। दूसरी बात, 90 वाली लाइन से आपने मूव किया है, और 90 वाली इस वर्टिकल लाइन से जब भी हम मूव करते हैं तो आपका एंगल चेंज होता है, साइन चेंज होकर के हो जाएगा आपका कोस, और उसके बाद सेकंड एंगल को आपको एज इट इज़ कॉपी कर देना है। ओके,
तो cos 30 की जो भी वैल्यू होगी, जो कि हमें ऑलरेडी गिवन है, वो है √3/2। यही वैल्यू आपकी किसकी हो जानी है, sin 120 की। ओके, इसी क्वेश्चन को हम चाहे तो एक दूसरे पैटर्न से सोल्व कर सकते हैं। हम इस sin 120 को ब्रेक कर सकते हैं एज sin 180 - 60। ओके, अब यहाँ पे देखो आप sin 180 से माइनस डायरेक्शन में जाना है आपको, 180 माइनस थीटा। तो जैसे ही आप इस हॉरिजॉन्टल लाइन से माइनस कर रहे हो एंगल को माइनस करने का मतलब है क्लॉकवाइज रोटेट करना, तो हम क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। 180 वाली लाइन से आप क्लॉकवाइज गए तो आप आ गए सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो आपको साइन पॉजिटिव में ही लिखना है। दूसरी बात, हॉरिजॉन्टल लाइन से मूव करते टाइम हम अपने एंगल्स को चेंज नहीं करते हैं, तो आपने साइन को साइन ही रखा, कोस में कन्वर्ट नहीं किया। और सेकंड वाला एंगल आपको एज इट इज़ कॉपी करना होता है, तो हमने सेकंड वाले एंगल को एज इट इज़ कॉपी कर दिया। अब इसकी जो भी वैल्यू होगी √3/2, वही हमारे पास sin 120 की वैल्यू होगी। तो दोनों केस में आपके आंसर सेम हैं। आप किसी भी एक पर्टिकुलर मेथड से अपना क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। इसी सीक्वेंस में अगर अपन आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, sin 240 की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, तो कैसे करेंगे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसे हमें ब्रेक करना होगा। ब्रेक करने के दो तरीके हो सकते हैं। ब्रेक करते टाइम ये ध्यान रखें कि जो फर्स्ट एंगल आप ले रहे हैं वो 0, 90, 180 या 270 में से ही एक होना ज़रूरी है। उसके बाद सेकेंड सब एंगल जो होगा वो आपका 90 डिग्री से कम होना चाहिए। ओके, तो मैं इसे यहाँ पे ब्रेक कर रहा हूँ, और ब्रेक करते टाइम मैं इसको लिख रहा हूँ यहाँ पर sin 270 डिग्री माइनस 30 डिग्री। हम इस तरीके से लिख सकते हैं इसे। सेकेंड एंगल हमारा 90 से कम है। अब यहाँ पर 270 माइनस कर रहे हैं, तो अगर हम क्वाड्रेंट्स की बात करें तो आप यहाँ पर 270, यहाँ पर 270 होता है क्वाड्रेंट्स के अंदर। ओके, और 270 से आपको माइनस जाना है। माइनस जाने का मतलब हुआ कि आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगे। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जैसे ही हम मूव करते हैं तो हम आ जाते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में हमने डायग्राम में देखा कि आपका फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर सिर्फ कोस और सेक ही पॉजिटिव होगा, बाकी सब एंगल्स नेगेटिव रहेंगे। तो अभी हमारे पास चल रहा है साइन, तो डेफिनेटली आंसर किस में आना है, नेगेटिव में। फर्स्ट ऑफ ऑल 270 वाली लाइन एक वर्टिकल लाइन है, और वर्टिकल लाइन से जब भी मूव करेंगे तो उस टाइम पर आपका एंगल जो है वो चेंज होगा। चेंज होने की लिस्ट हम ऑलरेडी यहाँ पर देख चुके हैं कि आपको साइन को कोस में चेंज करना होगा। ओके, तो जैसे ही हम यहाँ पर साइन को चेंज करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका कोस। उसके बाद जो सेकेंड एंगल होता है उसको आपको एज इट इज़ पुट कर देना है, तो यहाँ पर हमने रख दिया 30, तो माइनस ऑफ cos 30, और cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। तो इस तरीके से sin 240 की वैल्यू आपको मिली है √3/2। ओके, इसी सीक्वेंस में अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो sin 300 की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो हम यहाँ पर sin 300 को लेते हैं, तो ये आपके पास आया है sin 300। अब इसे ब्रेक करने का क्या तरीका हो सकता है? या तो हम इसे 270 + 30 लिख दें, या फिर हम इसे ब्रेक कर सकते हैं साइन में 360 - 30। ओके, अब देखो 360 कहाँ पे मिलेगा? तो 360 यहाँ पर 0 डिग्री के साथ चल रहा होता है, 0 डिग्री या 360 डिग्री। ओके, इस वाली लाइन पर आ जाना है। हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन से जब भी मूव करते हैं तो आपको अपना एंगल चेंज नहीं करना होता है। क्लियर है? हॉरिजॉन्टल लाइन से मूव करते टाइम आपको एंगल चेंज नहीं करना होता है, तो यहाँ पर साइन एज इट इज़ साइन की फॉर्म में आएगा। दूसरी बात, जब आप 360 माइनस चल रहे हो, माइनस करने का मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करना, तो जैसे ही हम क्लॉकवाइज चलते हैं तो हम आ जाते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका साइन होता है नेगेटिव, तो आपको आंसर लेना है नेगेटिव में, और सेकेंड एंगल को एज इट इज पुट करना है, तो ये हो गया माइनस का 1/2। ओके, तो साइन 300 की वैल्यू आपको मिल चुकी है माइनस ऑफ 1/2। तो इस तरीके से आप यहाँ पर एंगल्स को चेंज कर सकते हैं। अगर आपको एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा देता है तो आप इन रूल्स का याद रखें। 3 डेफिनेट रूल्स हैं कि क्लॉकवाइज चलना है या एंटी क्लॉकवाइज। पहले तो ये क्लियर कर लें, जब भी एंगल ऐड करते हैं एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, और एंगल को सब्ट्रैक्ट करते टाइम क्लॉकवाइज चलते हैं। सेकंड रूल ये है कि आप वर्टिकल लाइन से मूव कर रहे हैं या हॉरिजॉन्टल लाइन से मूव कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको अपना एंगल चेंज करना है या नहीं करना है, ये डिसाइड करना होगा।
अगर एंगल चेंज नहीं करना है तो कोई दिक्कत नहीं, और चेंज करना है तो उसके लिए हमारे पास लिस्ट अवेलेबल है। कौन सा एंगल किस एंगल में चेंज होगा, सिर्फ 3 फॉर्मूला आपको याद रखना है और आप अपना एंगल चेंज कर पाएंगे। प्रीवियस क्लासेस में आप ये देख चुके हैं कि किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन का ग्राफ किस तरीके से ड्रॉ किया जाता है। अब यहाँ फिजिक्स के अंदर हम अगर क्वेश्चन में डाटा गिवन होते हैं तो गिवन डाटा से हम फॉर्मूला अप्लाई करके भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। और कई सिचुएशंस हमें ऐसे भी मिलेगी, सिचुएशंस हमें ऐसी मिलती है जिनमें हमें एक पर्टिकुलर ग्राफ दिया होता है और उस ग्राफ से हमें न्यूमेरिकल को सोल्व करना होता है। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है इट इज स्लोप ऑफ अ ग्राफ। इस टॉपिक में हम ये देखेंगे कि किसी पर्टिकुलर सिचुएशन का ग्राफ कैसे बनाया जाता है। ग्राफ बनने के बाद उस पर्टिकुलर ग्राफ से हम किस तरीके से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सोल्व कर सकते हैं। सो फॉर एन एग्जाम्पल, यहाँ पर कोई व्हीकल है, एक कार है, और वो कार स्ट्रेट लाइन मोशन कर रही है, पर्टिकुलर डायरेक्शन में कंटिन्यू मूव करती जा रही है। ओके, और इस कार से रिलेटेड हमें कुछ इंफॉर्मेशंस गिवन है, और वो इंफॉर्मेशंस हमारे पास है कि इस कार ने स्टार्टिंग के 20 मीटर डिस्टेंस कवर करने में 2 सेकेंड्स का टाइम लिया, नेक्स्ट 4 सेकेंड्स के अंदर 40 मीटर डिस्टेंस कवर कर ली है, और 6 सेकेंड्स के अंदर ये 60 मीटर डिस्टेंस कवर कर चुकी है। ओके, अगर हम इन सभी सिचुएशंस को लेकर के एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं डिस्टेंस और टाइम के बीच में, तो हमारा जो ग्राफ होगा डिस्टेंस और टाइम के बीच में, फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक स्केल लेते हैं। इस स्केल में हमें यहाँ पर डिफाइन करना होगा 2 सेकेंड, 4 सेकेंड, एंड 6 सेकेंड्स। ओके, ये टाइम का स्केल हो चुका है। इसी तरीके से डिस्टेंस को अगर अपन देखें तो डिस्टेंस में 20, एक 40 और एक हो चुका है 60। तो गिवन डाटा का एक स्केल लेकर के फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ग्राफ में 2 फिजिकल क्वांटिटीज़ के बीच में ग्राफ ड्रॉ करना होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने टाइम के लिए लिया तो एक्स एक्सिस पर टाइम लिया जा चुका है और वाई एक्सिस पे आपने ली है डिस्टेंस। अब आप इन सभी डाटास को जब मैच करते हो, जैसे कि मान लीजिए कि आपने यहाँ पर डाटास को मैच किया, 2 सेकेंड जब टाइम है उस टाइम पर डिस्टेंस है 20, तो हमने 2 सेकेंड्स को 20 से मैच किया। ओके, और 4 सेकेंड तक डिस्टेंस हो चुकी है 40, तो हमने 4 सेकेंड को 40 से मैच किया, और 60 सेकेंड्स को हमने मैच किया, 60 मीटर को हमने मैच किया 6 सेकेंड्स के साथ। अब हम ये देख सकते हैं कि इन सभी पॉइंट्स को अगर हम मिला देते हैं, तो हमें यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलता है। तो ये जो ग्राफ आपके पास है स्ट्रेट लाइन ग्राफ, ये रिप्रेजेंट कर रहा है यूनिफॉर्म मोशन को। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है कि आपका ऑब्जेक्ट जो है वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर इक्वल इंटरवल ऑफ डिस्टेंस कवर कर रहा है। इस टाइप के मोशन को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। ओके, अब यहाँ पर अगर हमें ये पूछा जाता है क्वेश्चन में कि आपको इस व्हीकल की स्पीड कैलकुलेट करनी है, तो स्पीड कैलकुलेट करने का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, तो यहाँ फॉर्मूले से हम डायरेक्टली स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो अगर हम यहाँ पर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम करते हैं तो उस केस में टोटल डिस्टेंस कितनी हो चुकी है आपकी, 60 मीटर, 40 मीटर एंड 20 मीटर, दैट इज़ 120 मीटर। तो ओवरऑल डिस्टेंस इज़ 120 मीटर एंड ओवरऑल टाइम is 12 seconds, so it become 10 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो हमारे पास स्पीड आ चुकी है इस व्हीकल की 10 मीटर पर सेकेंड। ये इस व्हीकल की एक एवरेज स्पीड हम कैलकुलेट कर चुके हैं। अब हम ये बात करते हैं क्या इसी स्पीड को हम इस ग्राफ से भी कैलकुलेट कर पाएँ। ओके, तो अगर इस ग्राफ को हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, जो कि एक हॉरिजॉन्टल ग्राफ है, जो कि एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, इसमें अगर हमें इस ग्राफ से स्पीड कैलकुलेट करनी है तो किस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर स्केल असाइन कर देते हैं। अब इस ग्राफ में हमें क्या करना है कि इस ग्राफ में हमें कोई 2 पर्टिकुलर पॉइंट सेलेक्ट करने हैं। सपोज दैट दिस इज़ पॉइंट ए एंड दिस इज़ पॉइंट बी। ओके, ये 2 पॉइंट हमने सेलेक्ट कर लिए हैं। अब आपको पॉइंट बी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है एक हॉरिजॉन्टल लाइन पर, जो कि ए से पास हो रही है। तो यहाँ हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाते हैं जो कि ए पॉइंट से पास हो रही है।
और इस पर हमने यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया है। तो अब आपके पास एक ट्राइंगल यहाँ पर बन चुका है और इस ट्राइंगल में ये जो आपके पास साइड है परपेंडिकुलर, एक राइट एंगल ट्राइंगल बन के तैयार हुआ है। तो जो परपेंडिकुलर साइड है इसका अगर अपन गैप देखें, ये गैप कितना होगा, तो आप ये देख सकते हो कि यहाँ पर 60 मीटर है, यहाँ 20 मीटर है। तो ये गैप कितना हुआ, 60 माइनस 20 दैट इज़ 40। तो ये गैप आपके पास आ चुका है 40। ओके, इसके बाद हम बात करें कि ये गैप कितना होगा। तो इस गैप को कैलकुलेट करने के लिए आप यहाँ ग्राफ देखो, ये आपके पास 2 सेकंड की लाइन है और ये आपके पास 6 सेकंड की लाइन है। तो ये गैप कितना हुआ, 6 माइनस 2 दैट इज़ 4। तो ये आपके पास 4 सेकंड का गैप हो चुका है। अब यहाँ जो आपको एंगल बनेगा थीटा, इस थीटा एंगल का अगर हम टेन लेते हैं, टेन थीटा, तो वो टेन थीटा होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर आपका 40 है और बेस आपका 4 है। तो इसे अगर अपन डिवाइड करें यहाँ पर, तो ये आएगा आपका 10। ओके, तो यहाँ पर टेन थीटा जो आपने कैलकुलेट किया है इस ग्राफ से, इसे बोलते हैं हम स्लोप ऑफ द ग्राफ। ओके, तो जो हमने स्लोप निकाला है इसे रिप्रेजेंट करने का सिंबल है स्मॉल m, और ये स्मॉल m एक्चुअली में आपका टेन थीटा ही होता है, जो कि आपके पास आ चुका है 10। अभी हमने जब यहाँ पर कैलकुलेट किया स्पीड को विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला, तो आपका आंसर आता है 10 मीटर पर सेकेंड। और इसी तरीके से जब आप ग्राफ का स्लोप निकालते हैं तो वो भी आपको मिलता है 10 मीटर पर सेकेंड। तो इन दोनों पॉइंट से ये कंक्लूज़न हम निकाल सकते हैं कि हम चाहें तो फॉर्मूला से भी न्यूमेरिकल सोल्व कर सकते हैं, और अगर आपको फॉर्मूला गिवन नहीं हो तो उस कंडीशन में हम ग्राफ से भी आपका न्यूमेरिकल सोल्व कर सकते हैं। हो चुका है कि आपको न्यूमेरिकल में अगर डाटा गिवन होते हैं तो आप डाटा से कैलकुलेट कर सकते हैं, और अगर आपको डाटा गिवन नहीं है तो हम उस पर्टिकुलर सिचुएशन का ग्राफ ड्रॉ करके उस ग्राफ का स्लोप निकाल कर भी हम न्यूमेरिकल को सोल्व कर सकते हैं। ओके, तो स्लोप निकालने का पैटर्न जो है वो आप ध्यान रखें। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो भी ग्राफ बनता है उस ग्राफ पर आपको एक टेंजेंट लेना है, और टेंजेंट लेने के बाद आप कोई दो पर्टिकुलर पॉइंट सेलेक्ट करेंगे, जैसा कि डायग्राम में ए और बी है। उसके बाद आपको एक रेक्टेंगल ट्रायंगल बनाना है, और इस रेक्टेंगल ट्रायंगल का आपको टेन थीटा कैलकुलेट करना है। ये टेन थीटा ही आपके ग्राफ का स्लोप होगा। ओके, अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि ये जो हमने ग्राफ ड्रॉ किया है, जो कि एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बन रहा है, इस ग्राफ का इक्वेशन क्या होगा। तो यहाँ पर आपको इस ग्राफ का जो इक्वेशन बनता है, जनरल इक्वेशन फॉर स्ट्रेट लाइन ग्राफ, दैट इज़ y इक्वल टू mx प्लस सी। ये एक जनरल इक्वेशन है इस ग्राफ के लिए। ओके, इस इक्वेशन में अगर आप x की वैल्यू 0 पुट करते हो तो 0 पुट करने के बाद आपको इक्वेशन मिलती है y इक्वल टू सी। इट मीन्स यहाँ ग्राफ देखेंगे अपन, तो इस ग्राफ में ये क्लियर हो पा रहा है कि जब आपके पास x की वैल्यू 0 है, x मीन्स जो भी आपकी फिजिकल क्वांटिटी x कोऑर्डिनेट पर है, और अभी हमारे पास जो x क्वांटिटी है वो टाइम है, और जो y कोऑर्डिनेट है हमारे पास वो डिस्टेंस है। अगर हम यहाँ पर टाइम को 0 कर देते हैं तो हमारे पास डिस्टेंस भी 0 हो जाती है। ओके, यहाँ पर कोई इंटरसेप्ट बाकी नहीं रह जाता है। कई कंडीशंस ऐसी भी होती है जिसमें ग्राफ जो कि स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा, बट वो ग्राफ कुछ इस तरीके से होगा। अब ये ग्राफ भी आपका स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, बट इस ग्राफ में जब x की वैल्यू हम 0 कर देंगे तो उस टाइम पर y की वैल्यू 0 नहीं होती है। ये जो गैप आपके पास रह जाता है, इस गैप को हम बोलते हैं इंटरसेप्ट c। इंटरसेप्ट c की वैल्यू हम कैलकुलेट कर पाएंगे जब हम x कोऑर्डिनेट की वैल्यू को 0 पुट करेंगे, और उस कंडीशन में जो हमें y कोऑर्डिनेट की वैल्यू मिलती है वही हमारे पास यहाँ पर वैल्यू होगी इंटरसेप्ट c की। अभी हमारे इस ग्राफ में x को 0 करने पर y भी 0 हो जाता है, सो इस कंडीशन में आपका इंटरसेप्ट c 0 है। और ये जो हमने यहाँ पर ग्राफ बनाया है, इस ग्राफ में आपकी इंटरसेप्ट की एक पॉजिटिव वैल्यू मिली हुई है। ओके, ग्राफ कुछ इस तरीके से भी हो सकते हैं जिनमें आपको कुछ इस तरीके से ग्राफ दिया जाए। ये भी स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, और इस स्ट्रेट लाइन ग्राफ में ये क्लियर है कि जब आप x की वैल्यू को 0 पुट कर दोगे तो उस टाइम पे y की वैल्यू कुछ नेगेटिव में मिलेगी। ये जो गैप आपको यहाँ पे मिल रहा है ये भी आपका इंटरसेप्ट c है, बट यहाँ पर आपको इंटरसेप्ट c की
नेगेटिव वैल्यू चल रही है। यहाँ पर आपके पास इंटरसेप्ट सी की पॉजिटिव वैल्यू आपको मिल रही थी और इंटरसेप्ट सी की वैल्यू 0 मिल रही है इस कंडीशन में। ओके, सो आपको ये याद रखना होगा कि स्ट्रेट लाइन के लिए एक जनरल इक्वेशन है और उस जनरल इक्वेशन में सी एक इंटरसेप्ट है जो कि एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 होने के बाद जो भी वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू बचती है उसे ही हम इंटरसेप्ट सी कहते हैं। ये सी आपके पास 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव या नेगेटिव, तीनों कंडीशंस हो सकती है। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं कि आपका जो स्लोप आपने कैलकुलेट किया m, ये स्लोप आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। इन तीनों ग्राफ के अंदर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एंगल जो आप लेते हैं थीटा, टेन थीटा ही हमारे पास स्लोप है, तो उसमें जो हमने एंगल लिया है थीटा, ये आपको हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ही कैलकुलेट करना है। यहाँ ग्राफ में भी जो हमने टेन थीटा निकाला है तो यहाँ जो थीटा आपने बनाया है ये थीटा पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ लिया गया है। और जब भी आपके पास पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ लिया हुआ थीटा 90 डिग्री से कम रहेगा, तो जब आपके पास थीटा की वैल्यू लेस देन 90 डिग्री हो तो उस कंडीशन में आपका जो टेन थीटा होगा वो डेफिनेटली पॉजिटिव ही आएगा। ओके, तो जब भी आपके पास स्लोप में आपकी थीटा की वैल्यू 90 से कम होगी तो उस केस में टेन थीटा मतलब स्लोप आपका पॉजिटिव रहेगा। ऐसा कब होगा कि स्लोप नेगेटिव हो जाए, तो उसके लिए हमारे पास पर्टिकुलर केस हैं। जैसे कि मान लीजिए आपके पास एक ग्राफ दिया हुआ है और इस ग्राफ में आपने कुछ इस तरीके से ड्रॉ किया हुआ, किसी पर्टिकुलर सिचुएशन का ग्राफ कुछ इस तरीके से बना। अब यहाँ अगर हम थीटा कैलकुलेट करना चाहें तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ लिया गया एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा हो जाता है, और जब भी आपके पास थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 90 होती है तो आपका जो टेन थीटा होगा वो भी आपका हो जाएगा नेगेटिव। इसे हम कहेंगे नेगेटिव स्लोप। ओके, तो स्लोप आपका 0 भी हो सकता है, स्लोप पॉजिटिव भी हो सकता है और स्लोप नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव स्लोप के लिए आप ये तीनों केस देख चुके हैं। यहाँ पर आपका स्लोप पॉजिटिव है क्योंकि थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से कम है और 90 डिग्री से कम वैल्यूज़ में टेन पॉजिटिव रहता है। 90 डिग्री से ज़्यादा वैल्यूज़ के लिए टेन की वैल्यू नेगेटिव होती है और इस कंडीशन में आपका स्लोप भी नेगेटिव हो जाता है। ओके, और स्लोप 0 होने की कंडीशन क्या है, तो अगर हमें किसी सिचुएशन का ग्राफ कुछ इस तरीके से मिलता है तो यहाँ पर आपके पास स्टार्टिंग में स्लोप पॉजिटिव है क्योंकि पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ बना हुआ एंगल आपका 90 डिग्री से कम है। लास्ट अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपका थीटा जो है वो नेगेटिव जा चुका है, सॉरी 90 डिग्री से ज़्यादा जा चुका है। इस केस में आपका जो स्लोप है वो नेगेटिव स्लोप है। यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ स्लोप नेगेटिव है और इस कंडीशन में अगर आप देखेंगे तो थीटा 0 है। ओके, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ में कोई एंगल नहीं बना रहा है, तो इस कंडीशन में आपका थीटा 0 रहेगा। ओके, तो स्लोप कब पॉजिटिव होगा, स्लोप कब नेगेटिव होगा और कब 0 होगा, इन तीनों कंडीशंस को आपको याद रखना है।